All right, good morning, students. Today we are starting with English Unit 2, Chapter 5. Let's march. All right, our objective for today is students will be able to self monitor themselves while reading a part of the chapter Let's March and answer questions on the same. Okay, तो आज हम क्या करने वाले हैं या आज आप क्या करने वाले हो इज आप लोग सेल्फ मॉनिटरिंग वाला स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे. ऑल राइट, नाउ यू ऑलरेडी नो द सेल्फ मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजी. मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज़. यू बीन यूजिंग इट फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड. लेकिन आज मैं फिर से उसको रिवाइज करूँगा ताकि ऑल ऑफ यू आर एबल टू यूज़ इट इफेक्टिवली वाइल रीडिंग. पढ़ते समय इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करोगे, इस टेक्निक का तुम यूज़ करोगे तो तुम्हारा रीडिंग ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा. ऑल राइट, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू रिवाइज इट टुडे. और कैसे रिवाइज करेंगे? वाइल रीडिंग अ पार्ट ऑफ द चैप्टर लेट्स मार्च. हमारे इंग्लिश यूनिट 2 में चैप्टर 5 का नाम है लेट्स मार्च. तो हम उस चैप्टर को पढ़ पढ़ के इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे और सीखेंगे इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ करना है एंड आंसर क्वेश्चंस ऑन द सेम. फिर हम क्या करेंगे, एक बार हमने ये टेक्निक सीख लिया सेल्फ मॉनिटरिंग का, देन यू विल आंसर क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर. खुद से तुम चैप्टर पढ़ के उस चैप्टर के ऊपर सवालों का जवाब दोगे. ऑलराइट, moving on. So what are we going to do today? We're going to do three things. First is steps for self monitoring. I'm going to show you the steps for self monitoring so all of you can look at it and write it down in your notebooks. और पढ़ते समय तुम उन स्टेप्स का यूज़ कर सकते हो if in case you do forget. Okay. The second thing we're going to do is narration of the chapter Let's March. हम लोग Let's March वाला चैप्टर को पढ़ेंगे. Alright, हम कैसे पढ़ेंगे? I will do the reading for the first few pages of the chapter. चैप्टर के अराउंड 70% पेजेस को मैं पढ़ूंगा. ऑलराइट, एंड फिर we'll move on to the third part of the lecture, that is reading practice, where you will read the chapter on your own. बाकी का जो 30% है तुम उस चैप्टर को अपने आप से पढ़ोगे and you will answer questions on the same using the self monitoring strategy. Okay, so these are the three things we are going to do today. All right, so steps for self monitoring is the first thing. So let's go through the steps. First step is to read 3 to 4 lines from the text and try to understand them. All right, पहले तुम्हें क्या करना है, टेक्स्ट जो है, जो भी तुम पढ़ रहे हो उसके 3 या 4 लाइन पढ़ो and try to understand them. Okay, if you understand them, great, then you keep moving on, keep moving on, keep moving on ahead. Okay, but if you do not understand them या फिर तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ मिस कर रहे हो उसमें, alright, then you will follow the second step, that is read those lines again and underline the words you do not understand. alright, तो तुम उस लाइन्स को फिर से पढ़ोगे अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं, इसका मीनिंग कुछ और भी हो सकता है, मैं चेक करता हूँ. तो यू विल रीड दोज लाइन्स अगेन एंड अंडरलाइन द वर्ड्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड. जो भी वर्ड्स तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है या तुम उनके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम थोड़ा अनश्योर हो, राइट, यू अंडरलाइन दोज वर्ड्स. देन next step is to look for context clues to understand the underlined word by reading ahead or reading the previous line. Now in short, अगर स्टेप को शॉर्ट करना है तो look for context clues. अभी तुमने 3-4 लाइन पढ़े, तुम्हें कुछ वर्ड समझ में नहीं आए हैं तो तुमने अंडरलाइन भी कर दिए उन वर्ड्स को. अभी उन वर्ड्स का मीनिंग ढूंढने के लिए तुम क्या करोगे, यू विल रीड अहेड और रीड द प्रीवियस लाइन. ओके, रीड अहेड का मतलब तुम आगे पढ़ोगे या फिर तुम प्रीवियस लाइन पढ़ोगे यानी पीछे वाला लाइन पढ़ोगे. क्यों, क्या मिलेगा तुम्हें आगे पढ़ के या पीछे वाला लाइन पढ़ के? यू विल गेट कॉन्टेक्स्ट क्लूज. तुम्हें हिंट्स मिल सकते हैं, क्लूज मिल सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है. ऑलराइट, एंड then the fourth step is to guess the meaning of the word underlined using those context clues. अभी तुमने हिंट भी ढूंढ लिया, तुमने आगे पीछे भी पढ़ लिया उन वर्ड्स के और तुमने हिंट भी ढूंढ लिया. हिंट का क्या करोगे तुम उन हिंट्स की मदद से तुम गेस करोगे कि ये अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग असल में है क्या. ऑलराइट, एंड फाइनली लास्ट स्टेप, इट्स एक्चुअली ऑप्शनल बट आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू शुड डू इट. check the meaning of the guessed words after you have finished reading the text. तुम मीनिंग चेक भी कर सकते हो कि तुमने गेस सही किया है कि नहीं बाय यूजिंग अ डिक्शनरी, यूजिंग गूगल. लेकिन मैं बोलूँगा कब करो, टेक्स्ट को पढ़ने के बाद करो. डोंट डू इट जस्ट आफ्टर यू हैव रेड 3-4 लाइन्स.
बट आफ्टर यू फिनिश रीडिंग द एंटायर टेक्स्ट देन यू चेक कि क्या तुमने इस अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग सही तरीके से निकाला. ऑलराइट, क्या तुमने इस अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग सही तरीके से गेस किया. ओके, द रीजन आई एम सेइंग कि डोंट डू इट आफ्टर एवरी 3-4 लाइन्स इज बिकॉज फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा अपने आप में कि अच्छा मैं खुद से पढ़ सकता हूँ या खुद से पढ़ सकती हूँ. ऑलराइट, सो trust yourself, trust your mind. Okay, even if the meaning is wrong, it's okay. बाद में तुम करेक्ट भी कर सकते हो चेक करने के बाद कि अच्छा नहीं मैंने इसका मीनिंग रॉन्ग गेस किया था तो ये सेंटेंस का मीनिंग पूरा बदल जाता है. ऑलराइट, तुम बाद में चेक कर सकते हो, लेकिन पहले ही चेक करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ेगा कि अच्छा मैं सही गेस कर सकता हूँ. ओके, या कर सकती हूँ. सो remember these 5 steps while self monitoring students. Easy way to remember all these steps is look at the words marked in yellow. All right, first you have to read. Okay, then you have to underline the words you don't understand, then you have to look for clues ढूंढने तुम्हें, then you have to guess the meaning of the word, and then you have to check the meaning of the word. Okay, this is an easy way to remember कि self monitoring कैसे करते हैं. all right, और हमेशा स्टेप्स आगे नहीं होंगे, तुम्हें अपने आप से प्रैक्टिस कर करके अपने आप में एक प्रैक्टिस बनाना है, हैबिट बनाना है सेल्फ मॉनिटरिंग. ठीक है स्टूडेंट्स. So with that, let's move on to the second part of the lecture today, which is the narration of the chapter Let's March. Give me a second. Okay, perfect. So this is the chapter Let's March. All right, I have opened the textbook here. I'll be making a few markings. I'll be using the self monitoring strategy ताकि तुम भी देख सको कि मैं कैसे यूज कर रहा हूँ. Okay, so let me begin reading. Let's start with the green box on top, which is talking about the person who we are going to learn about today. That is Kailash Satyarthi. Okay, so Kailash Satyarthi, 1954, is an Indian children's rights and education advocate and an activist against child labor. Okay, he founded the Bachpan Bachao Andolan in 1980 and has acted to protect the rights of more than 83,000 children across 144 countries. Okay, so I'm going to stop right here क्योंकि मुझे ये लाइन बहुत सारा मुश्किल लगा. I'm going to select the pressure for my pen. Okay, perfect. So Kailash Satyarthi 1954 is an Indian children's right and education advocate. All right, children's right and education advocate and an activist against child labor. अभी ये जो word है advocate मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है. I'm going to underline it. Okay, and an activist against child labor. अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी चाइल्ड के काम करने के खिलाफ है वो. ओके, नाउ एजुकेशन एडवोकेट. नाउ लेट मी लुक फॉर क्लूज फॉर दिस वर्ड एडवोकेट. मैंने अंडरलाइन तो कर दिया है. लेट मी लुक फॉर क्लूज. आई विल रीड अहेड. ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980 एंड एक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मोर देन 83,000 चिल्ड्रन. अभी यहाँ पे बोल रहे कि प्रोटेक्ट द राइट्स, यहाँ पे बोल रहे कि चिल्ड्रन राइट के बारे में वो काम करता था. तो एजुकेशन एडवोकेट का क्या मतलब हो सकता है? एडवोकेट का मतलब हो सकता है अ पर्सन हु वर्क्स इन दैट फील्ड और अ पर्सन हु फाइट्स फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, सो एजुकेशन एडवोकेट का मतलब है कि वो एजुकेशन के फील्ड में काम करता है या एजुकेशन के फील्ड में वर्क करता है. ऑलराइट, नाउ let's move on. He has been honored with many awards, including the Nobel Peace Prize of 2014. He had addressed this speech on the eve of the Nobel Prize distribution ceremony. तो ये चैप्टर किसके बारे में है? So कैलाश सत्यार्थी had been honored, यानी उनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, इंक्लूडिंग द नोबेल पीस प्राइज. नोबेल प्राइज होता है, उसमें देयर इज अ पीस कैटेगरी. ऑलराइट, यानी शांति का कैटेगरी होता है. एंड उसने एक स्पीच दिया था जो ये चैप्टर में अभी दिखाया गया है. ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू बी रीडिंग द स्पीच दैट ही स्पोक ऑन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी डे. So there are 3 parts of this speech. I will be reading part 1 and part 2. Okay, let's begin. My dear children of the world, your majesties, your royal highnesses, excellencies, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers, sisters, and my dear daughter Malala. Now, very difficult words. I'm going to underline a few of them. Okay, your majesties. Okay, wait a second.
your majesties, your highnesses, your excellencies, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers, sisters and my dear daughter Malala. देखो मैं सेकंड स्टेप कर रहा हूँ, मैं फिर से उस लाइन्स को पढ़ रहा हूँ. ओके, सो योर मैजेस्टीज, अभी इसका मतलब क्या है मुझे पता लगाना है. लेट मी सी, पीछे पढ़ूंगा. माई डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड. ओके, मुझे उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला. लेट मी रीड अहेड. योर रॉयल, रॉयल ये वर्ड कहाँ सुनते हैं हम लोग? राजा रानियों के रिलेटेड जब भी कुछ होता है हम लोग ये वर्ड सुनते हैं. रॉयल पैलेस, रॉयल कोर्ट, रॉयल जज. ओके, तो आई थिंक मैजेस्टीज का मतलब है some person with a lot of power, some person with a lot of respect. Maybe it can be politicians, maybe it can be kings or queens or princes. आज के ज़माने भी किंग क्वीन, किंग्स नहीं होते, क्वींस तो डेफिनेटली होते हैं, ब्रिटेन में है. ऑलराइट, सो योर रॉयल हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, मैजेस्टीज, मुझे लगता है ये कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को बता रहा है. मतलब जब वो स्पीच दे रहा है वो उन इम्पॉर्टेंट लोगों का नाम, मतलब का टाइटल बुला के बोल रहा है कि हाँ मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ. ओके, सो आई थिंक दैट्स द मीनिंग ऑफ मैजेस्टीज, हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज. ओके, एक्सेलेंसी, एक्सेलेंसी मुझे वर्ड से ही पता चला. एक्सेलेंट यानी ही इज टॉकिंग अबाउट सम स्किल्ड पर्सन. ऑलराइट, नाउ distinguished members of the Norwegian Nobel Committee. Distinguished members, अभी मुझे आगे पढ़ने से पता चल रहा है कि मेंबर बोल रहा है. डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स का मतलब क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट मेंबर्स शायद हो सकते हैं. ओके, क्योंकि मेंबर्स आ रहे हैं तो इससे मुझे पता चल रहा है कि इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में शायद वो बात कर रहे हैं, स्पीच दे रहा है, इसीलिए वो मतलब वो उनको उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो उनका नाम ले रहा है. ओके, नाउ from this podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom, Vedas. This mantra carries a prayer, an aspiration, and a resolve that has the potential to liberate humanity from all man-made crises. Okay, from this, now let me see, from this podium of peace and humanity. Podium का मतलब नहीं पता मुझे, so I'm underlining it. I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom, Vedas. This mantra carries a prayer, an aspiration, and a resolve. अभी aspiration का मतलब नहीं पता मुझे, I'm underlining it. And a resolve. Okay, resolve का मतलब नहीं पता, I'm underlining it. That has the potential to liberate humanity from all man-made crises. Okay, that has the potential to liberate humanity. अभी मैं पोटेंशियल का मतलब भी नहीं जानता, अंडरलाइनिंग इट. फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस, अभी क्राइसिस का मतलब नहीं पता मुझे, आई एम गोइंग टू अंडरलाइन. ओके, सो व्हाट इज कैलाश सत्यार्थी सेइंग हियर? फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी. पोडियम का मतलब क्या हो सकता है? अभी वो स्पीच दे रहा है, आई एम थिंकिंग कॉन्टेक्स्ट क्लूज, वो स्पीच दे रहा है. पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी. आई एम डीपली ऑनर्ड टू रिसाइट अ मंत्र. रिसाइट कर रहा है, वो बोल रहा है. और लोग जनरली अगर स्पीच दे रहे हैं तो कहाँ पे बोलते हैं? वो एक छोटा सा एक टेबल होता है, वो बड़ा लंबा सा एक टेबल जैसा एक स्ट्रक्चर नहीं होता. तो आई थिंक पोडियम का मतलब वो है, वो जो बड़ा स्ट्रक्चर है जहाँ पे माइक लगा रहता है, वो थोड़ा लंबा होता है जिसपे आप अपने बुक्स या अपने नोट्स रख सकते हो. आई थिंक दैट इज पोडियम. ओके, आई थिंक दैट्स अ पोडियम. ऑलराइट, नाउ he says, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom, Vedas. This mantra carries a prayer, an aspiration. अभी aspiration का मतलब क्या है? Let's find out. And a resolve. Resolve. Let's look for clues now. Resolve. Solve का मतलब किसी चीज़ को सुलझाना. और सुलझाते कब है? जब कोई प्रॉब्लम होता है. तो रिजॉल्व का मतलब किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो सकता है. Alright, so let's hold on to that meaning. Okay, that has the potential to liberate humanity. That has the potential to liberate humanity. मतलब लोगों को अपने प्रॉब्लम से छुटकारा दे सकता है, लिबरेट कर सकता है, फ्री कर सकता है. ओके, सो दिस मंत्रा कैरीज अ प्रेयर. आई एम गोइंग टू रीड इट अगेन बिकॉज अभी मुझे ये लाइन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है. ओके, दिस मंत्रा कैरीज अ प्रेयर एंड एस्पिरेशन. अभी प्रेयर, एस्पिरेशन,
प्रेयर यानी प्रेयर हम किसी चीज़ को जब दिल से चाहते हैं तो हम उसके लिए प्रे करते हैं, ऑलराइट। तो एस्पिरेशन का मेरे हिसाब से मतलब होना चाहिए विश, ओके। एंड अ रिजॉल्व दैट हैज़ द पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस। ऑल मैन मेड क्राइसिस, अभी हमने रेजोल्यूशन सॉल्यूशंस के बारे में बात किया, इसका मतलब क्राइसिस का मतलब क्या हो सकता है, टू लिबरेट मैन फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस, यानी आदमियों को छुटकारा दे सकता है फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस। तो क्राइसिस का मतलब हो सकता है प्रॉब्लम, ओके, ऑल मैन मेड प्रॉब्लम। सो व्हाट इज ही शेयरिंग कि वो एक मंत्रा शेयर करने जा रहा है कि दैट हैज़ द रिजॉल्व एंड द पोटेंशियल। अभी रिजॉल्व और पोटेंशियल ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग मुझे अभी भी नहीं मिला है, ऑलराइट। सो रिजॉल्व का मतलब क्या हो सकता है, दैट हैज़ द पोटेंशियल, रिजॉल्व दैट हैज़ द पोटेंशियल। अभी तुमने साइंस में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल यानी स्टोर्ड एनर्जी होता है, तो वो बोल रहे हैं कि इस मंत्रा में वो एनर्जी है, यानी वो पावर है कि वो ह्यूमैनिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ऑलराइट। Okay, now that we have found the meaning, it took us a lot of time. Let's move on ahead. Let's walk together. In the pursuit of global progress, not a single person should be left out or left behind in any corner of the world, from east to west, from north to south. Okay? Now, let us walk together. In the pursuit of global progress. Okay? Pursuit का मतलब मुझे नहीं पता. Let's look for meanings. Let us walk together. In the pursuit of global progress. ग्लोबल प्रोग्रेस यानी बढ़ावा, दुनिया को आगे बढ़ने के जो परस्यूट है, ओके, परस्यूट, परस्यूट, लेट मी थिंक। नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट और लेफ्ट बिहाइंड। अभी लेफ्ट बिहाइंड, कोई पीछे कब रह जाता है, लेफ्ट बिहाइंड कब रह जाता है, जब कोई दौड़ रहा है आगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम ग्लोबल प्रोग्रेस यानी दुनिया के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो परस्यूट का मतलब क्या हो सकता है, परस्यूट का मतलब हो सकता है सम काइंड ऑफ अ रेस और सम काइंड ऑफ अ चेज, ओके, किसी तरह का रेस है। सो इन द रेस ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट और लेफ्ट बिहाइंड in any corner of the world, from east to west, from north to south. Let's speak together. Let our minds come together. Learning from the experience of our ancestors, let us together create knowledge for all that benefits all. कैलाश सत्यार्थी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि लेट्स स्पीक टुगेदर, लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, हमें साथ में काम करना चाहिए। एंड लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के जितने भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उनसे हम लोग नया नॉलेज बना सकते हैं। फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल, ऑलराइट, सबके लिए बेनिफिट होना चाहिए, सबके लिए, ओके। नाउ I bow to my late parents, to my motherland India and to Mother Earth. Okay, so Kailash Satyarthi here is respecting his parents who have passed away, all right, who have died, and he is also saying I bow to my motherland India and to Mother Earth. वो respect दे रहा है अपने country को, अपने दुनिया को. Now, with a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated. Each time I have freed a child from slavery. Okay. In the first smile of freedom on their beautiful faces, I see the gods smiling. I give the biggest credit of this honor to my movements, Kalu Kumar, Dhoom Das, and Adarsh Kishore from India, and Iqbal Masih from Pakistan, who made the supreme sacrifice for protecting the. Now, before moving on to the next page, let's quickly look at the meanings. Okay. So he says, with a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated. I recall. Call करना मतलब किसी चीज़ से बोलना, किसी के साथ बोलना, all right. So recall का मतलब फिर से बोलना. अभी यहाँ पे तो किसी से बात नहीं कर रहा है, तो किसी को याद कर रहा है, all right. How thousands of times each time I freed a child from slavery. वो बोल रहे हज़ारों बार मुझे याद आ रहा है या मुझे रिकॉल आता है. सो आई थिंक रिकॉल का मतलब है याद करना, ओके. एंड व्हाट डज ही से, ईच टाइम आई फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी, मैंने किसी बच्चे को बचाया है, मतलब उनके फोर्स्ड लेबर से, या कोई उनको फोर्स कर रहा था काम करने के लिए, लेकिन मैंने उस बच्चे को बचाया है, उस बच्चे को घर दिया, खाना दिया, उनको एक सेंटर में पहुंचाया, ओके. सो ईच टाइम आई फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी, इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटिफुल फेसेस आई सी द गॉड स्माइलिंग. तो जब भी पहली बार वो बच्चा खुश हो जाता है कि
अच्छा अब मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे, मैं फ्री रह सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ. आई सी द गॉड स्माइलिंग. कैलाश सत्यार्थी कह रहे हैं कि ही सीज गॉड इन देयर स्माइल. ओके. And what does he say in the next paragraph? I give the biggest credit of this honor to my movement's Kalu Kumar, धूमदास एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया. वो नाम ले रहे लोगों का जिन्होंने इनको इस मूवमेंट में मदद किया है. एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान. ऑलराइट, पाकिस्तान से भी उनका एक दोस्त था जिन्होंने इनको इनके इस काम में इनकी मदद की. राइट. हु मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रेन. तो इन्होंने क्या किया है, इन सब लोगों ने इसकी क्या मदद की है, इन प्रोटेक्टिंग एंड सैक्रिफाइस, इन प्रोटेक्टिंग बाय सैक्रिफाइसिंग, सॉरी, इन प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन. ऑलराइट. उन्होंने बहुत सारा सैक्रिफाइस करके, बहुत सारी कुर्बानी देके, दे हैव प्रोटेक्टेड द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन. ऑलराइट. अभी डिग्निटी का मतलब क्या है मुझे नहीं पता. लेट मी लुक अहेड. I humbly accept this award on behalf of all such martyrs, my fellow activists across the world, and my countrymen. Okay. Now, कैलाश सत्यार्थी को प्राइज मिल रहा है. सो इस कि आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड. आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड. तो इस अवार्ड को वो एक्सेप्ट करते हैं. ऑलराइट. नाउ डिग्निटी का मतलब क्या है, इससे मुझे पता नहीं चल रहा है उनके अवार्ड एक्सेप्ट करने से. ऑलराइट. So what am I going to do? I am going to think back to the previous line. उन्होंने बोला कि they have worked very hard, they have sacrificed to protect the freedom and dignity of children. किसी चीज़ को, चिल्ड्रन की किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे, डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर रहे. तो फ्रीडम तो एक चीज़ होता है, बच्चों को फ्रीडम को बचाना. लेकिन डिग्निटी क्या है? शायद बच्चों का लाइफ को बचाना, या बच्चों का जो पर्सनालिटी है या जो इज्जत है, चलो इज्जत मान लेते हैं डिग्निटी को. एंड लेट्स मूव ऑन. ओके. माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, इंडिया टू नॉर्वे इज अ कनेक्ट बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड, एंशंट एंड मॉडर्न. ऑलराइट. वो क्या बोल रहे हैं अभी, एक जर्नी के बारे में बता रहे हैं. फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ऑलराइट, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी. ऑलराइट. वो इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सभी बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स प्रैक्टिस होते हैं. इंडिया टू नॉर्वे इज अ कनेक्ट बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड, एंशंट एंड मॉडर्न. ऑलराइट. वो क्या बोल रहे हैं कि माई जर्नी हैज़ बीन लाइक अ कनेक्शन बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस, यानी दुनिया भर के पीस के दो जो मेन सेंटर है, इंडिया एंड नॉर्वे, उन दोनों के बीच का कनेक्शन मेरा जर्नी रहा है. ऑलराइट. एंड ब्रदरहुड, एंशंट एंड मॉडर्न, यानी इंडिया इज द एंशंट ब्रदरहुड पीस का एग्जाम्पल, नॉर्वे इज द मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ इट. ओके. फ्रेंड्स, द नोबल कमिटी हैज जेनरसली इन्वाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर. राइट. रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट. वो क्या बोल रहे हैं उस स्टेज पे, उस पोडियम पे, कि मुझे इन्वाइट किया गया यहाँ पे एक लेक्चर देने के लिए, एक स्पीच देने के लिए, बट आई एम अनेबल टू डू दैट बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर द साउंड ऑफ साइलेंस. ऑलराइट. वो क्या कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे किसके लिए आया हूँ, रिप्रेजेंटिंग हियर द साउंड ऑफ साइलेंस. आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटिंग, लेट मी अंडरलाइन इट. ओके. रिप्रेजेंटिंग, प्रेजेंटिंग का मतलब क्या करना है, किसी चीज़ को दिखाना है. ऑलराइट. सो रिप्रेजेंटिंग यानी किसी चीज़ को फिर से दिखाना. ऑलराइट. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग द मीनिंग इज. ओके. द साउंड ऑफ साइलेंस. द साउंड ऑफ साइलेंस, अभी साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस है क्या एग्जैक्टली, लेट्स फाइंड आउट. द क्राई ऑफ इनोसेंस, क्राई ऑफ इनोसेंस. ओके. लेट मी लुक इनटू दिस. इनोसेंस का मतलब मुझे नहीं पता, लेट मी अंडरलाइन इट. एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी. ओके. फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, अभी ये इसका मतलब भी क्या है मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है. सो लेट्स रीड ऑन अहेड. I represent billions of those children who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder. तो कैलाश सत्यार्थी, now what is he saying in the next line? I represent millions of those children. अभी representing का मतलब भी हमें ढूंढना है. Who are left behind. वो क्या कह रहे हैं कि बच्चे जो पीछे रह गए, मैं उनको represent करता हूँ. Alright. तो and that's why I have kept an empty chair here as a reminder. Okay. तो वो क्या कह रहे हैं, मैंने इसलिए यहाँ पे ये खाली चेयर छोड़ा है.
ऑलराइट। तो इससे मुझे रिप्रेजेंटिंग का क्या मतलब मिल रहा है, मुझे मतलब मिल रहा है कि कैलाश सत्यार्थी बोल रहे हैं, और मुझे रिप्रेजेंटिंग का ये मतलब मिलता है कि वो दूसरे के लिए खड़े हैं, ऑलराइट, बिकॉज उन्होंने एम्प्टी चेयर को छोड़ दिया है, ऑलराइट। सो रिप्रेजेंटिंग का मतलब मेरे हिसाब से होना चाहिए वो दूसरे के लिए खड़े हैं या दूसरे के लिए बात कर रहे, वो आवाज़ उठा रहे, ऑलराइट। द साउंड ऑफ साइलेंस, द क्राई ऑफ इनोसेंस। क्राई, क्राई कौन करता है, चिल्ड्रन करते हैं, बेबीज करते हैं। तो बेबीज या चिल्ड्रन जो है, अगर उन्हें परेशान किया जाता है या फिर उन्हें खेलने नहीं दिया जाता है, यानी या फिर उनको काम करने पे लगाया जाता है, तो वो लोग बहुत सैड होते हैं, तो वो लोग रोते हैं, राइट। तो क्राई ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब क्या है, अभी क्या हो सकता है, अगर बच्चों को काम पे लगाया जाएगा एंड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड, मतलब उनको पढ़ाई नहीं करने मिलती, उनको खेलने नहीं मिलता, उनको अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं मिलता, उनका पूरा बचपन चला जाता है। सो आई थिंक इनोसेंस का मतलब होता है बचपन, ओके। नाउ आई हैव कम हियर ओनली टू शेयर द वॉइसेस एंड ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन बिकॉज दे आर ऑल आर चिल्ड्रन, जेस्चर टू एवरीवन इन द ऑडियंस, ओके। वो क्या कर रहे हैं, कैलाश सत्यार्थी सबको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि दे आर ऑल आर चिल्ड्रन, ओके। आई हैव लुक्ड इन टू देयर फ्राइटेंड एंड एग्जॉस्टेड आइज, ओके। फ्राइटेंड का मतलब मुझे पता है, लेकिन एग्जॉस्टेड का मतलब नहीं पता, आई एम गोइंग टू अंडरलाइन इट। I have held their injured bodies and felt their broken spirits. Now, exhausted का मतलब क्या है? Let's look. Held their injured bodies. Injured यानी उनको चोट पहुंची है. चोट पहुंची है मतलब वो कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं बच्चे, या फिर उनको ज़्यादा ही फोर्स किया जा रहा है, उनको ठीक से रखा नहीं जा रहा है। तो एग्जॉस्टेड का मतलब हो सकता है अभी फ्राइटेंड है, यानी डरे हुए हैं। एग्जॉस्टेड का मतलब ये भी हो सकता है कि वो थके हुए हैं, अभी उनको इतना काम किया जा रहा है इस हद तक कि उनको चोट भी पहुंच रही है, तो ऑब्वियसली उनको वो लोग थके भी होंगे। तो आई थिंक एग्जॉस्टेड का मतलब है टायर्ड होना। नाउ आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज एंड फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट्स। कैलाश सत्यार्थी व्हाट इज ही सेइंग हियर कि आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज, मैंने उनके चोट पहुंचे हुए बॉडीज को देखा है, मैंने उनके ब्रोकन स्पिरिट को देखा है। ब्रोकन स्पिरिट का मतलब क्या है, स्पिरिट का मतलब है कि सोल है, कि उनमें जो मोटिवेशन है, उनमें जो एनर्जी है, वो बहुत टूट चुकी है, वो अभी टूट चुकी है, क्योंकि उनको काम करने पे लगाया जा रहा है, उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उनको अपने राइट्स नहीं मिल रहे, उनको खेलने नहीं मिल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 20 years ago, in the foothills of the Himalayas, I met a small, skinny child laborer. He asked me, is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool? Alright. I met with a Sudanese child soldier. He was kidnapped by an extremist militia. अभी extremist militia का मतलब नहीं पता, let me underline it. As his first training lesson, he was forced to kill his family and friends, his friends and family. He asked me, what is my fault? Abhi now let's stop here. So Kailash Satyarthi now starts saying a story. He says 20 years ago in the Himalaya, in the foothills of the Himalaya, यानी हिमालय के नीचे वाले हिस्से में, फुट हिल्स यानी नीचे वाले हिस्से पे, ही मेट अ स्मॉल एंड स्किनी चाइल्ड लेबर, ऑलराइट। एक छोटे से और एक बहुत पतला सा दुबला सा चाइल्ड लेबर से वो मिला, ऑलराइट। यानी चाइल्ड लेबर यानी चाइल्ड हु वर्क्स, हु इज वर्किंग, ओके। ही आस्क्ड मी, इज द वर्ल्ड सो पुअर दैट इट कैनॉट गिव मी अ टॉय एंड अ बुक इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और अ टूल। वो बोल रहे कि उस चाइल्ड ने मुझसे बोला कि दुनिया इतनी गरीब है क्या कि मुझे गन उठाना पड़ रहा है, मुझे टूल उठाने पड़ रहे हैं, हथियार उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं एक खिलौना नहीं उठा सकता, एक बुक नहीं उठा सकता, राइट। दैट्स व्हाट द चाइल्ड टोल्ड कैलाश सत्यार्थी। आई मेट विद अ सुदानीज चाइल्ड सोल्जर। ही वॉज किडनैप्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया। अभी किडनैप्ड हो गया यानी उसको ले लिया गया। नाउ लेट्स लुक फॉर मीनिंग। एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया एज अ फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन। मिलिशिया ये वर्ड मुझे मिलिट्री से रिलेटेड लग रहा है। एज अ फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन, ट्रेनिंग भी बोल रहे हैं, मतलब मिलिट्री रिलेटेड। लेकिन मिलिट्री है तो किडनैप क्यों करेंगे, बड़े होके उनको मिलिट्री में ले लो ना। सो लेट्स read ahead and find out what's the actual meaning. He was forced to kill his friends and family. Forced to kill. Force कौन करता है ऐसे जगहों पे, क्रिमिनल्स करते हैं किसी चीज़ को फोर्स करने के लिए, ऑलराइट, या बुरे लोग करते हैं, टेररिस्ट कर सकते हैं। सो मे बी एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया का मतलब है टेररिस्ट, ओके। नाउ ही आस्क्ड मी व्हाट इज माई फॉल्ट,
उस बच्चे ने कैलाश सत्यार्थी से पूछा कि इसमें मेरी गलती क्या थी. ओके फ्रेंड्स, all the great religions teach us to care about our children, care for our children. Jesus said, let the children come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them. All right. अभी हिंडर का मतलब मुझे नहीं पता. वो बोल रहा है कि जीसस ने कहा था लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट हिंडर देम. वो जीसस क्या बोल रहे हैं कि लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट हिंडर देम. मतलब हिंडर का मतलब हो सकता है स्टॉप करना. ओके तो वो बोल रहे हैं कि डू नॉट हिंडर देम, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम. द होली कुरान सेज किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. कि अपने बच्चों को गरीबी के मारे उनको मारना नहीं. अभी ये कुरान में कहा गया है. ऑलराइट फ्रेंड्स, there is no greater violence than to deny the dreams of our children. Therefore, I refuse to accept that all the temple and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children. अभी यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कैलाश सत्यार्थी ने कि फ्रेंड्स देयर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस देन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन. अभी डिनाई का मतलब नहीं पता मुझे, आई एम अंडरलाइनिंग इट, लेट मी रीड. देयर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस, यानी इससे बड़ा कोई वायलेंस नहीं है, इससे बड़ा कोई बुरा काम नहीं है. क्या नहीं है? देन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन. अभी डिनाई का मतलब नहीं पता, ड्रीम्स ऑफ अ चिल्ड्रन, वो बोल रहे हैं कि बहुत बुरा काम है, इससे और कोई बुरा काम नहीं हो सकता. तो डिनाई का मतलब मेरे हिसाब से होना चाहिए स्टॉप और टू kill the dreams of our children. Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children. वो क्या बोल रहे हैं कि I refuse to accept, मैं मानता ही नहीं हूँ कि जितने भी टेम्पल्स है, मॉस है, चर्चेज है, प्रेयर हाउसेज है दुनिया में, वो बच्चों के सपनों को पूरा करने की क्षमता नहीं रखते. ओके या कोई जगह नहीं रखते. I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring all children to classrooms. वो क्या कह रहे हैं कि I refuse to believe कि दुनिया गरीब है, जबकि हमने अगर हमारा पैसा मिलिट्री से छोड़ के बच्चों पे डाला तो सारे बच्चे क्लासरूम्स में आ सकते हैं. ऑलराइट. I refuse to accept that all the laws and constitutions, police and judges are unable to protect our children. वो क्या कह रहे हैं? आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, मुझे यकीन ही नहीं होता, मैं इस बात को मानता ही नहीं हूँ कि हमारे लॉज जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन यानी रूल बुक्स जो होते हैं, पुलिस एंड जजेस आर अनेबल टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन. आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट द शैकल्स ऑफ स्लेवरी कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर देन द क्वेस्ट ऑफ फ्रीडम. अभी शैकल्स का मतलब नहीं पता, लेट मी अंडरलाइन इट. ओके नाउ लेट मी सी शैकल्स का मतलब क्या हो सकता है. आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट द शैकल्स ऑफ स्लेवरी कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर देन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम. Okay, shackles of slavery cannot be stronger than the quest for freedom. यानी आज़ादी की लड़ाई जो है वो स्लेवरी से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता. शैकल्स ऑफ स्लेवरी, शैकल्स का मतलब क्या है? मैं सोचता हूँ स्लेवरी का मतलब क्या होता है, टू बी फोर्स्ड इनटू वर्क और टू बी फोर्स्ड टू डू सम वर्क. ओके तो शैकल्स ऑफ स्लेवरी यानी हम मान सकते हैं कि चेंज हो सकते हैं, क्योंकि स्लेवरी में हमें फोर्स किया जा रहा है, हमें बांधा जा रहा है ये काम करने के लिए. करेक्ट, हमें फोर्स किया जा रहा है यानी हम बंध जाते हैं. ऑलराइट, तो शैकल्स का मतलब है वो चेंज, और स्लेवरी कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर देन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम. फ्रीडम के लड़ाई से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ. ओके सो आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हियर. वो क्या बोल रहे हैं? आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट. जितने भी आइडियाज़ दुनिया में चल रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स दुनिया में चल रहे हैं, मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को मानता नहीं हूँ, मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता. What does he say next? My only aim in life is that every child is free to be a child, free to grow and develop, free to eat, sleep and see daylight, free to laugh and cry, free to play and learn, free to go to school, and above all, free to dream. I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. अभी privilege का मतलब नहीं पता, let me underline this. We have never given up against any threat or attack, and we never will. We have made progress in the last couple of decades. We have reduced the number of out-of-school children by half. We have reduced the number of child laborers by a third.
we have reduced child mortality and malnutrition, and we have prevented millions of child deaths. Okay, I'm going to stop right here. I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. वो क्या बोल रहे हैं, मेरा एम क्या है, बच्चों को फ्री होना चाहिए टू ग्रो एंड डेवलप, टू ईट एंड स्लीप, टू लाफ एंड क्राई, टू गो टू स्कूल एंड फ्री टू ड्रीम. और वो क्या कह रहे हैं कि आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विथ मैनी करेजियस पीपल, यानी मैनी ब्रेव पीपल हु हैव द सेम एम. अभी प्रिविलेज का मतलब क्या है कि लेट मी चेक. आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग, प्रिविलेज ऑफ वर्किंग यानी मैं सोचूंगा chance of working, okay, with many people who have the same aim. Okay, so who we have never given up against any threat or attack, and we never will. वो क्या कह रहे हैं कि we have never given up against any problem or any attack, and we never will. Then he goes on to say that we have made progress in the last couple of decades. पिछले 10-20 सालों में we have made a lot of progress, lot of development. We have reduced the number of out of school children by half. हमने आउट ऑफ स्कूल जितने बच्चे हैं उनको स्कूल में लेके आया, आधे से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में वापस लेके आ गए हम लोग. वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स बाय अ थर्ड. वो क्या कह रहे हैं कि अगर दुनिया में 10 चाइल्ड लेबरर्स है तो उसमें से कम 3 चाइल्ड लेबरर्स को हमने उस काम से निकाला है. ऑलराइट, नाउ वी हैव रिड्यूस चाइल्ड मोर्टैलिटी एंड मैल न्यूट्रिशन. मोर्टैलिटी का मतलब क्या मुझे नहीं पता, लेट मी अंडरलाइन इट. मैल न्यूट्रिशन मुझे पता है. एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ्स. वो क्या बोल रहे हैं कि चाइल्ड मोर्टैलिटी एंड मैल न्यूट्रिशन को हमने रोका है. न्यूट्रिशन का मतलब फूड के रिलेटेड, यानी वो बोल रहे हैं कि हमने फूड के रिलेटेड कुछ कम किया. अभी कम कर रहे हैं तो मतलब प्रॉब्लम्स कम कर रहे होंगे. तो मैल न्यूट्रिशन इज़ अ फूड रिलेटेड प्रॉब्लम. ओके, आई थिंक दैट्स द मीनिंग ऑफ मैल न्यूट्रिशन. एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ्स. बच्चों का मरना हमने प्रिवेंट किया है. ऑलराइट, सो आई थिंक मोर्टैलिटी का मतलब है मरने का जो नंबर होता है. ऑलराइट, आई थिंक दैट्स द मीनिंग ऑफ मोर्टैलिटी. बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, great challenges still remain. Friends, the biggest challenge or biggest crisis knocking on the doors of humankind is fear and intolerance. Okay, let me underline intolerance, मुझे इसका मतलब नहीं पता. तो वो क्या कह रहे हैं कि बट सिर्फ ये सब हमने कर दिया तो ये गलती मत करना कि हमारा काम हो गया. ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन. अभी हमारे सामने बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस है. ओके, the biggest challenge or the biggest crisis knocking on the doors of humankind is fear and intolerance. डर और intolerance. intolerance का मतलब क्या है? ये इसका मतलब मुझे नहीं पता. let me think. biggest challenge or biggest crisis knocking on the doors of humankind is fear. डर की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते. और किस चीज़ की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते? let me think. इंटॉलरेंस का मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता, हाँ, जब लोग बदलना नहीं चाहते तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. ऑब्वियसली जब तक लोगों का माइंडसेट नहीं बदलता, जब तक लोगों की सोच नहीं बदलती, तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगा प्रोग्रेस करने के लिए. सो आई थिंक इंटॉलरेंस का मतलब है, इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि अ माइंडसेट ऑफ नॉट वांटिंग टू चेंज. राइट, अ माइंडसेट ऑफ नॉट वांटिंग टू चेंज. We have utterly failed our children in imparting an education that gives the meaning and objective of life, an education that gives a global sense of citizenship among the youth. Okay, so it says here we have utterly failed our children. Utterly यानी हमने पूरी तरह से फेल कर दिया अपने बच्चों को in imparting an education. सबको एजुकेशन पहुंचाने में हम नाकामयाब रहे. An education that gives the meaning and objective of life, an education that gives a sense of global citizenship among the youth. वो क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा एजुकेशन हमने नहीं पहुंचाया बच्चों को जो उनकी मदद कर सकता था ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए, यानी दुनिया का इंसान बनने के लिए, या दुनिया भर में कहीं भी जाओ तुम, कहीं भी इंसानियत के नाम पे रह सकते हो among the youth. ऑलराइट, सो दैट इज़ व्हाट इज थिंक कि हमने ऐसा एजुकेशन अपने बच्चों को देने में नाकामयाब रहे. वी हैव फेल्ड इन गिविंग सच एन एजुकेशन. आई एम अफ्रेड दैट द डे इज़ नॉट वेरी फार अवे व्हेन द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ दिस फेलियर will culminate in an unprecedented violence. Okay,
एंड विल बी सुसाइडल, एंड दैट विल बी सुसाइडल फॉर ह्यूमन काइंड. वो क्या कह रहे हैं कि आई एम अफ्रेड दैट द डे इज़ नॉट वेरी फार अवे व्हेन द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ दिस फेलियर, अभी क्यूमुलेटिव का मतलब नहीं पता, लेट मी अंडरलाइन इट, विल कल्मिनेट. अब कल्मिनेट का मतलब भी मुझे नहीं पता, लेट मी अंडरलाइन इट, in an unprecedented violence, again very difficult word, let me underline it, and that will be suicidal for humankind. Okay, तो वो क्या करे कि अभी मुझे डर लग रहा है किसके बारे में, दैट द डे इज नॉट वेरी फार अवे, यानी कि वो दिन दूर नहीं है. कौन सा दिन? व्हेन द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ दिस फेलियर, रिजल्ट ऑफ दिस फेलियर, जो हमने एजुकेशन नहीं दे पाए हम अपने बच्चों को, उस नाकामयाबी के रिजल्ट के वजह से वी विल कल्मिनेट. अभी क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? आई थिंक इट्स रिजल्ट क्या होता है, लेट मी थिंक, सेल्फ मॉनिटरिंग हियर. रिजल्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन हम किसी चीज़ को टोटल करते हैं फिर उसका रिजल्ट निकलता है. तो आई थिंक इसका मतलब यहाँ पे क्यूमुलेटिव का मतलब है टोटल. ओके, the cumulative result of this failure will culminate in an unprecedented violence. Okay, will culminate, तो ये जो फेलियर है हमारा culminate हो जाएगा, यानी मेरे हिसाब से इसका मतलब है चेंज हो जाएगा. in an unprecedented violence, unprecedented violence, unprecedented का मतलब मुझे नहीं पता, let me look for clues. unprecedented violence, वो बोल रहे हैं कि ये रिजल्ट उसमें बदल जाएगा अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस में, यानी बहुत कुछ बुरा हो सकता है. तो अनप्रेसिडेंटेड का मेरे हिसाब से मतलब होना चाहिए बुरा हो सकता है लेकिन हुआ नहीं है अभी तक. सो आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है अनसीन, यानी जो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा या देखा भी नहीं होगा. दैट्स द मीनिंग ऑफ अनप्रेसिडेंटेड. एंड दैट विल बी सुसाइडल फॉर ह्यूमन काइंड. वो हमारी गलतियों की वजह से ही हमारा नुकसान हो जाएगा. हमारा ही कंपेयरिंग इट टू सुसाइड ओवर हियर कि हमारी जो गलती है वो हमें मार डालेंगे. ऑलराइट, विद दैट वी हैव फिनिश्ड दिस पार्ट. लेट्स मूव ऑन. राइट, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन. राइट जो होते हैं, लोगों के हक जो होते हैं, सिक्योरिटी, होप कैन ऑल्सो ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन. Young people like Malala, I've started calling her my daughter Malala, not just Malala. So my daughter Malala and other daughters, including Kainat, in fact, 2 Kainats, and Shazia, and the daughters from Africa and from all over the world, they are rising up and choosing peace over violence, tolerance over extremism, and courage over fear. Okay? The solutions are emerging, but these solutions cannot be found in the deliberations in conferences alone. Okay, deliberation का मतलब नहीं पता, let me underline, and cannot be found in prescriptions from a distance. Now let me stop right here. तो वो क्या बोल रहे हैं कि राइट, सिक्योरिटी, होप जो होते हैं वो सिर्फ एजुकेशन के थ्रू रिस्टोर हो सकते हैं. एंड वो बोलने लग गए, फिर एग्जाम्पल देने लगे, यंग पीपल लाइक मलाला, आई स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला. यानी वो बोल रहे कि वो एक्चुअली उनके डॉटर नहीं है लेकिन वो उन्हें अपना डॉटर मानते हैं. ऑलराइट, सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कायनात. और फिर वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे 2 कायनात मालूम है, सो आई एम सेइंग 2 कायनात. एंड शाजिया, daughters from Africa, अलग अलग people, अलग अलग children he has met from Africa and from all over the world. They are rising up and choosing peace over violence. वो झगड़ा करने के जगह पे पीस को प्रेफर करते हैं. टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज्म, टॉलरेंस यानी माइंडसेट रखना, खुला माइंडसेट रखना, ओवर एक्सट्रीमिज्म. अभी हमने एक्सट्रीमिज्म का मतलब देखा था कि फोर्सिंग पीपल और बीइंग वायलेंट. ओके, एंड करेज ओवर फियर, ब्रेव होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए हमें. राइट, द सॉल्यूशंस आर एमर्जिंग. वो बोल रहे हैं कि सॉल्यूशंस तो निकल रहे पर ये सॉल्यूशन जो है दैट दे कैनॉट बी फाउंड इन डेलिब्रेशंस इन कॉन्फ्रेंसेस अलोन. अभी डेलिब्रेशन का मतलब क्या, लेट मी लुक अहेड. डेलिब्रेशंस इन कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, डिस्कशन जो होते हैं, बातें होती है. तो डेलिब्रेशन का मतलब है डिस्कशन मेरे हिसाब से. एंड कैनॉट बी फाउंड इन प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम अ डिस्टेंस. प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस, प्रिस्क्रिप्शन कैसे, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, वो तुम्हें कुछ देता है कि काउंटर से ये लो, तुम्हें एडवाइस दे रहा है. सो कैलाश सत्यार्थी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशंस है दुनिया में ये बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये तुम्हें दूर से कहीं से अचानक से नहीं मिलेंगे. ऑलराइट,
They lie in small groups and local organizations and individuals who are confronting with the problem every day. Even if they remain unacknowledged, unrecognized, and unknown to the world, solutions are with them. अभी मैंने unacknowledged underline किया because that's the meaning I don't know. So वो क्या कह रहे हैं solutions कहाँ पे? They lie in small groups and local organizations and individuals who are confronting with the problem every day. Even if they remain unacknowledged, unrecognized, and unknown to the world, the solutions are with them. Okay? तो वो क्या कह रहे हैं कि जो लोग जिन लोगों के पास सोल्यूशन है वो रोज़ इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो उन प्रॉब्लम को कन्फ्रंट कर रहे हैं या उनको उनके साथ लड़ रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स के साथ लड़ रहे हैं. एंड इवन इफ दे रिमेन अनएक्नॉलेज्ड, अनरिकग्नाइज्ड, अननोन, अननोन रह जाए वो लोग, मतलब उनको कभी कोई जानेगा नहीं, कोई पहचानेगा नहीं. यानी अनएक्नॉलेज का मतलब कोई उनको मानेगा नहीं, मतलब या कोई उनको पहचानेगा नहीं. आई थिंक दैट्स द मीनिंग ऑफ अनएक्नॉलेज. द सॉल्यूशंस आर विद देम. ओके, तो कैलाश सर बोलते हैं फिर भी सॉल्यूशन सिर्फ उनके पास है. नाउ पार्ट 2 ऑफ द टेक्स्ट. वी कैन डू इट. यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू. I would recall a story of my childhood. A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including the lion, the king of the forest. Suddenly, then he saw a tiny bird rushing to the fire. He asked the bird, "What are you doing?" To the lion's surprise, the bird replied, "I am going to extinguish the fire." Alright? Extinguish ko mujhe nahi pata meaning. Let me underline it. The lion laughed and said, "How can you do it? By just keeping one drop of water in your beak." The bird was adamant and she said, "I am doing my bit." Okay, adamant का मतलब नहीं पता, let me underline. Now, Kailash Satyarthi tells the story of a fire in a forest, and all the animals were running away, but even the lion. But then the lion saw a bird going back to the forest, and he asked her, "What are you doing?" So she says, "I'm going to extinguish the fire." यानी बर्ड क्या बोल रहे हैं, मैं वापस क्यों जा रही हूँ, एक्सटिंग्विश द फायर. यानी वापस जाने का मतलब क्या हो सकता है कि उसको शायद आग को बुझाना है. सो एक्सटिंग्विश का मतलब है किसी चीज़ को बुझाना. ओके, सो द लाइन लाफ्ट एंड सेड, "हाउ कैन यू डू इट बाय जस्ट कीपिंग वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक." अभी इससे मेरा कंफर्म हो जाता है मीनिंग, क्यों, क्योंकि वो पानी लेके जा रहा है बीक में. सो द बर्ड वॉज एडमेंट एंड शी सेड, "आई एम डूइंग माई बिट." वो क्या कह रही है कि आई एम डूइंग माई, मैं अपना काम कर रही हूँ. ऑलराइट. सो एडमेंट का मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है कि लाइन के बोलने के बावजूद भी वो फिर भी अंदर जा रही है. सो दैट मीन्स शी इज स्टबन और एडमेंट. आई थिंक एडमेंट का मतलब है स्टबन. 18 years ago, millions of individuals marched across the globe and demanded a new international law for the abolition of the worst form of child labor. And it happened. We did it. Millions of individuals did it. वो बोल रहे कि 18 साल पहले बहुत से लोगों ने दुनिया भर में प्रोटेस्ट शुरू किए, मोर्चा शुरू किए, एंड डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल लॉ, यानी पूरे दुनिया भर पे ये लॉ होना चाहिए, टू फॉर द एबॉलिशन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर. यानी किसी चाइल्ड लेबर के सबसे बुरे फॉर्म को बैन करने के लिए लोगों ने मोर्चा निकाले, लोगों ने प्रोसेशंस निकाले, एंड दैट हैपेंड. वो लॉ बन गया. एंड ही सेज कि हम सब ने मिल के ये किया है. फ्रेंड्स, we live in an age of rapid globalization. We are connected through high speed internet. We exchange our goods and services in one single global market. Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the globe. But there is one serious disconnect, and there is a lack of compassion. Let us inculcate and transform these individuals' compassion into global compassion. Let us globalize compassion. तो कैलाश सत्यार्थी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दुनिया ग्लोबल हो चुकी है. Alright, we can exchange our goods and services in a single global market. Thousands of flights connect us from one corner of the world to another. But there is one serious disconnect. यानी एक जगह पे जहाँ पे हम कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, इज देयर इज अ लैक ऑफ कंपैशन. यानी हमें वो प्यार की कमी है, हमें काइंडनेस की कमी है. एंड व्हाट डज ही से फॉरवर्ड, लेट अस इनकलकेट एंड ट्रांसफॉर्म. इनकलकेट एंड ट्रांसफॉर्म. इनकलकेट का मतलब मुझे नहीं पता, लेट मी अंडरलाइन इट. इंडिविजुअल कंपैशन इनटू ग्लोबल कंपैशन. ओके, हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे इंडिविजुअल कंपैशन यानी इंडिविजुअल काइंडनेस और अच्छेपन को हम ग्लोबल कंपैशन यानी ग्लोबल काइंडनेस यानी सबके लिए काइंडनेस, सबके लिए कंपैशन में बदल देंगे. सो इनकलकेट का मुझे इससे ये मतलब पता चलता है कि
इनकलकेट, इन का मतलब अंदर डालना यानी खुद में बनाना. सो इनकलकेट यानी खुद में वो हैबिट बनाना. आई थिंक दैट्स द मीनिंग ऑफ इनकलकेट. नाउ Mahatma Gandhi said, if we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children. I humbly add, let us unite the world through the compassion for our children. I ask, whose children are they who stitch footballs yet never played with one? Whose children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate? Whose children are they dying of Ebola? Whose children are they who are kidnapped and held hostage? They are all our children. I remember an 8-year-old girl when we rescued from intergenerational forced labor from stone quarries. Intergenerational, very, very difficult word. Let me underline it. When she was sitting in my car right after her rescue, she asked me, why did you not come earlier? Okay. तो कैलाश सत्यार्थी ने क्या बोला अभी बेसिकली उन्होंने बोला महात्मा गांधी का लाइन बोला उन्होंने बोला है कि इफ़ यू हैव टू टीच दिस वर्ल्ड यू हैव टू स्टार्ट विद द चिल्ड्रन. ऑलराइट, टीच पीस टू दिस वर्ल्ड यू हैव टू स्टार्ट विद द चिल्ड्रन. और वो बोलते हैं कि वी हैव टू टीच द वर्ल्ड पीस बाय शोइंग द कंपैशन ऑफ चिल्ड्रन and by showing kindness to our children. So he again starts saying a story. He says कि he remembers this 8-year-old girl he rescued from intergenerational forced labor. यानी generation to generation. अभी intergenerational, inter यानी inside and generational मतलब generation यानी अपने अपने पीढ़ी में. ओके तो इंटरजेनरेशनल का मतलब है अपने ही फैमिली में बहुत लंबे समय तक चलने वाला फोर्स्ड लेबर. ओके, फोर्स्ड लेबर. इंटरजेनरेशन यानी बहुत समय तक चलने वाला, फैमिली में चलने वाला फोर्स्ड लेबर फ्रॉम स्टोन क्वारीज. स्टोन क्वारीज यानी पत्थर तोड़ने वाला काम. ऑलराइट, सो व्हेन शी वाज सिटिंग इन माय कार राइट आफ्टर हर रेस्क्यू शी आस्क्ड मी व्हाई डिड यू नॉट कम अर्लियर. तो उस लड़की को बचाने के बाद वो लड़की कैलाश सत्यार्थी को पूछती है कि व्हाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, पहले क्यों नहीं. हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी एंड हैज़ द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड. हर क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ अस. व्हाट आर वी डूइंग? व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? हाउ मेनी गर्ल्स विल वी अलाउ टू गो विदाउट रेस्क्यू. तो वो बोल रहे कि उसका वो जो गुस्सा से भरा सवाल था उसने मुझे हिला दिया और वो पूरी दुनिया को हिलाने का पावर रखता है. ऑलराइट, एंड हर क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ अस. हम क्या कर रहे हैं? What are we waiting for? How many girls are we going to allow without rescue? How many girls will we allow to go without rescue? बिना इनको बचाए कितने लोगों को हम ऐसे ही जाने देंगे? So children are questioning our inaction and watching our action. तो children हमारे कुछ ना करने पे सवाल उठा रहे. inaction यानी कुछ नहीं करना, उस पर सवाल उठा रहे. and watching our action, हमारे actions को भी देख रहे. We need collective actions with a sense of urgency. Every single minute matters. Every single child matters. Every single childhood matters. Therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our children. Passivity का मतलब नहीं पता मुझे, underlining. Pessimism का मतलब मुझे नहीं पता, underlining. I challenge this culture of silence and this culture of passivity, this culture of neutrality. Okay? Now, let's find out the meanings. सो ही से कि हर एक चाइल्ड इम्पॉर्टेंट है और सब बच्चे हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या नहीं भी कर रहे हैं उसको भी देख रहे हैं. सो ही सेइंग कि आई चैलेंज द पैसिविटी एंड पेसिमिज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन. हमारे बच्चों के आसपास ये जो दो चीज़ें हैं मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ. अभी दो चीज़ें है क्या, इसका मतलब क्या, लेट मी फाइंड आउट. आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस यानी हमारे चुप्पी को, हमारा जो चुप रहने की जो आदत है जब कुछ गलत हो रहा है, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ. तो मेरे हिसाब से पैसिविटी का मतलब है चुप रहने की आदत. ओके, एंड इन दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी, सॉरी, दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी, मेरे हिसाब से अभी ये जो 3 मीनिंग्स है, अभी मुझे और कोई तो क्लू दिख नहीं रहा है. तो पैसिविटी, न्यूट्रलिटी का मतलब सेम ही होना चाहिए कि इट इज़ द एक्ट ऑफ स्टेइंग क्वाइट व्हेन समथिंग इज गोइंग रॉन्ग. ओके, वो पैसिविटी है, वो न्यूट्रलिटी है. न्यूट्रल रहना यानी किसी का साइड नहीं लेना. तो इसका मतलब वही हुआ ना कि तुम चुप रहोगे जब भी कुछ गलत भी हो रहा है, कुछ सही भी हो रहा है तो भी तुम चुप रहोगे, कुछ गलत भी हो रहा है तो भी तुम चुप रहोगे. सो पैसिविटी एंड न्यूट्रलिटी का सेम मतलब है, टू स्टे न्यूट्रल,
to be quiet when something wrong or something right is happening, and that is what Kailash Satyarthi is saying कि मैं इस चीज़ को चैलेंज करता हूँ कि मुझे चुप नहीं बैठना, मुझे किसी सही गलत के बीच, मुझे बीच वाले हिस्से पे नहीं रहना है, मुझे ये सिर्फ सही करना है, मुझे सिर्फ अच्छा करना है. ऑलराइट, मूविंग ऑन. नाउ that brings us to the end of the reading part, students. Now quickly moving on. It was a very long reading. I hope you had the time to pay attention. I hope you were paying attention and watching how I was reading, how I was guessing the meanings. Okay, I followed the steps for self monitoring. मैं 3 से 4 लाइन पढ़ रहा था, मैं मीनिंग्स गेस कर रहा था, मैं वर्ड्स अंडरलाइन कर रहा था. अभी मैंने चेक नहीं किया बिकॉज आई एम स्टिल रीडिंग. मैं सिर्फ रीड करने के बाद ही चेक करूँगा टेक्स्ट को. ओके, सो चेकिंग वाला पार्ट मैं अभी वीडियो पे नहीं करूँगा स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिस टाइम. अभी प्रैक्टिस टाइम में तुम्हें क्या करना है, पार्ट 3 बचा है चैप्टर का. तुमने अभी अभी देखा कि मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ लिया है. पार्ट 3 को तुम लोग पढ़ोगे घर पे सेल्फ मॉनिटरिंग करके. ऑलराइट, सेल्फ मॉनिटरिंग करके तुम लोग पार्ट 3 पढ़ोगे and you will answer these 4 questions. Okay, first question is, what are the problems related to children that Mr. Kailash Satyarthi wants to remove from society? Kailash Satyarthi जो है उनको कौन से problems को निकालना है जो बच्चों के related है. Alright, second thing is, what actions does Mr. Kailash Satyarthi suggest in order to protect children? Kailash Satyarthi कौन कौन से steps लेने बोलते हैं in order to protect children. Okay, what are the 2 qualities of Mr. Kailash Satyarthi that you can understand from his words? कैलाश सत्यार्थी की कौन से 2 क्वालिटीज तुम्हें नजर आ रही है, तुम्हें उनके बारे में क्या पता चल रहा है, कौन सी 2 बातें पता चल रही है फ्रॉम हिज वर्ड्स. एंड व्हाट इज योर इंप्रेशन ऑफ मिस्टर कैलाश सत्यार्थी स्पीच? कैलाश सत्यार्थी का जो स्पीच है उससे तुम्हें क्या पता चल रहा है, उससे तुम्हें क्या इम्प्रेशन आ रहा है कि अच्छा वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनका स्पीच क्या है, उस टॉपिक के बारे में तुम्हें क्या पता चल रहा है. दैट्स व्हाट यू हैव टू आंसर इन द 4th क्वेश्चन. With that, we have reached the end of our lecture, students. I know it was a very long lecture. Thank you so much for learning. If you have any doubts or if you're confused or if you feel if you have any feedback for today's lecture, please send that to me on WhatsApp. Thank you so much for learning and have a nice day, all of you.